सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शेंजू यानी कि शेंजियान को मिस बायो और मिस सुमई की पावर्स मिल जाती है, यानी कि उनकी जो एक्सट्रीम यिन और यान एनर्जी वाली डिवाइन वेन मिल जाती है। लेकिन फिर उसके फादर को जो शन यी हुआन है वो बैटल में चैलेंज करता है और ये लोग एक चीप ट्रिक का यूज करके डिमोनिक आर्टिफैक्ट के जरिए से उसके फादर को इंजर्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे उसके फादर मौत के मुंह तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद मैदान में उतरता है अपना शेंजू और वो आते साथ ही ये हुआन की जाल का शिकार बन जाता है। लेकिन फिर मिस सुमई अपने आप को सेक्रीफाइस करके अपने पावर्स और अपनी जितने भी टेक्निक्स होती है वो सब कुछ शेंजू को दे देती है, जिस वजह से उसका बहुत ही कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन लुक देखने को मिलता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे शेंजू को देखते हैं जहाँ पर जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो इतनी टेरिफाइंग फायर ऑरा को वो रिलीज करता है कि यहाँ पर जो ये हुआन है वो भी कई दूर तक खिसका चला जाता है। और यहाँ पे उसकी जो फियांसे होती है वो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश थी, लेकिन उसके फियांसे का फादर भी हैरान था कि आखिर इसमें अचानक से इतनी ताकत कहाँ से आ गई है और ये अब तक जिंदा कैसे है। अब यहाँ पे ये हुआन काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो उसकी पावर को फील करते साथ ही कहता है कि इसकी पावर तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है, मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा, नहीं तो ये फ्यूचर में मेरे लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन जाएगा। अब यहाँ पे ये कहते साथ ही वो वापस से अपनी पावर्स का यूज करते हुए यहाँ पर आइस क्रिस्टल से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन शेंजू जो कि लगातार यी हुआन के डायरेक्शन में ही बढ़ रहा था, उसके प्रेशर से ही वो सारे क्रिस्टल वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये देखकर इसे और गुस्सा आता है तो वो हेवन फ्रीजिंग ब्लेड का यूज करता है, जिसके साथ ही वो यहाँ के आइस से यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी तलवार को बना लेता है और स्वॉर्ड को उठाते साथ ही वो सीधा यहाँ पे शेंजू पे दे मारता है, जिसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेकिन शेंजू जो कि इस वक्त बिल्कुल फॉर्म में था, वो बस एक नजर उठाता है उस स्वॉर्ड की तरफ और अगले ही पल वो स्वॉर्ड पूरी तरीके से शैटर्ड हो जाती है और उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, उसके चलते यी हुआन भी काफी दूर तक खिसका चला जाता है। लेकिन फिर भी वो अपने पैरों के बल खड़ा होता है और अपने एक्सट्रीम आइस पावर का यूज करते हुए वो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आइस टॉर्नेडोज को बना देता है। और ये जो टॉर्नेडोज थी ये आपस में तीन बहुत ही बड़े बड़े टॉर्नेडोज का फॉर्म ले लेती है, जिसे कि वो बाद में शेंजू की तरफ बढ़ा देता है। यहाँ पर शेंजू कुछ नहीं करता, वो बस अपना हाथ उठाता है, हल्का सा उन्हें फ्लिक करता है और यहाँ ये सारे आइस टॉर्नेडो फायर टॉर्नेडोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो इन्हें ये हुआन की तरफ बढ़ा देता है, जिसे देखकर अब ये पूरी तरीके से पैनिक करने लगता है। वो यहाँ से इन टॉर्नेडो से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जो सक्शन फोर्स इस टॉर्नेडो में होती है ना, वो इसे अपने अंदर समा लेती है, जिसके बाद उसे 360 डिग्री रोस्ट करने के बाद शेंजू अपने सक्शन फोर्स से उसे अपने पास खींचता है और गर्दन से उसे पकड़ते हुए एक मुक्का सीधा उसके फेस पे चढ़ता है, जिसके बाद वो घुमा के एक जोरदार लात उसके पेट में चढ़ता है, जिससे वो फ्लाइंग जेट बन जाता है। लेकिन हवा में ही वो जाके सीधा दूसरा किक पीस उसके पेट में दे मारता है। शेंजू यहीं पे नहीं रुकता और वो लगातार बार बार उसे बहुत बुरी तरीके से मारता है। यहाँ पे यी हुआन को काउंटर अटैक करने का मौका तक नहीं मिल पाता। इसी के साथ वो उसे इतनी बुरी तरीके से मारता है कि वो जमीन पे जा गिरता है। यहाँ पे शेंजू गुस्से के साथ कहने लगता है कि ये उस सब के लिए जो कि तुमने मेरे फादर के अगेंस्ट किया है। ये कहते साथ ही वो उसकी मुंडी को पकड़ता है और उसे घसीटते हुए काफी दूर तक ले जाता है और मुंडी को उठा उठा के जमीन पे इतनी जोर से पटकता है कि अगर ये कल्टीवेटर ना होता ना तो इसके सर का से कचुम्बर बन चुका होता। शेंजू इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो इसे उठाता है और धोबी की तरह उसे उठा उठा के मारता है, जिस वजह से यहाँ पे जो ये हुआन है इसके नाक और मुंह से बस खून निकलता है, जो देखकर उसे और गुस्सा आता है। वो वापस से वही मिस्टीरियस फायर फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसके साथ ही वो हवा में फ्लोट करता है और यहाँ पर फीनिक्स बर्ड वाइल्ड डांस नाम की टेक्निक का यूज करता है, जिसके चलते इसके पीछे से एक बहुत ही बड़ा सा फायर फीनिक्स समन होता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और ये फीनिक्स शेंजू के इशारे से इसकी तरफ आगे बढ़ती है और फिर शेंजू जैसे अपने हाथ को उठा के मसलता है तो यहाँ पे एक टॉर्नेडो बन जाता है, जिस फायर टॉर्नेडो के अंदर ये हुआन बहुत बुरी तरीके से पिट रहा था। ऊपर नीचे दाएं बाएं चारों एंगल से उस पर अटैक हो रहे थे, लेकिन ये इतना ढीठ मर ही नहीं रहा था, जिस वजह से शेंजू को और गुस्सा आता है। वो अपने दांतों को पीसते हुए अपने हाथ के इशारे से ये हुआन को उस टॉर्नेडो से बाहर खींचता है, बिल्कुल ऊपर की तरफ ले जाता है और फिर अपने बाहें फैलाकर वो इस फीनिक्स को कंट्रोल करता है। ये फीनिक्स भी हवा में काफी दूर तक उड़ती है एंड देन शेंजू के इशारे से अब सीधा वो फायर फीनिक्स ये हुआन की तरफ चार्ज करती है। यहाँ पर अपनी तरफ इतने बड़े से फायर फीनिक्स
फिनिक्स को आता हुआ देखकर ये हुआन पूरी तरीके से पैनिक करने लगता है। वो कुछ बोल पाए उसे इतना मौका भी नहीं मिलता कि तभी ये जो फायर फिनिक्स था ये सीधा अपने पावर्स को इसकी छाती में उतार देती है, जिस वजह से यहाँ पर इतनी एक्सट्रीम पावर रिलीज होती है कि सभी लोग अपने पैर पीछे हटाने पे मजबूर हो जाते हैं। एंड देन यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इस एक्सप्लोजन के साथ ही सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, लेकिन जो मलबा होता है यानी कि जो मीटियोर जैसे बड़े बड़े पत्थर थे वो लोगों पे जाने लगते हैं। ग्रैंड एल्डर इमीडिएटली डिफेंसिव फॉर्मेशन को क्रिएट करके अपने आसपास के लोगों को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो शेंजू की फियांसे थी वो भी अपने पावर्स का यूज करके उन सारे पत्थरों को राख में बदल देती है, जिसके बाद उसकी नजर अब यहाँ पे शेंजू को ही ढूंढ रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम शेंजू को देखते हैं जहाँ पर वो धीरे धीरे जमीन पे लैंड करता है। उसके बॉडी पे वो जो फायर मार्क्स हैं वो अभी भी दिख रहे थे और वो काफी ज्यादा एग्जॉस्ट भी हो चुका था। वो उसी डायरेक्शन में देख रहा था जहाँ पर ये हुआन की बॉडी पड़ी हुई थी और वो अपने फादर के बारे में सोच रहा था। यहाँ पे वो कहने लगता है कि आखिरकार मैं जीत गया, जिसके साथ ही वो यहाँ पर अपनी फियांसे और ग्रैंड एल्डर की तरफ देखने लगता है कि तभी अचानक से उसकी आंखें ब्लर होने लगती है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी आंखें बंद होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ उसकी फियांसे शेन जुआंग कह के आवाज देती है, लेकिन शेन जुआंग तो यहाँ पे पूरी तरीके से बेहोश हो चुका था और अगले ही पल वो जमीन पे जा गिरता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें याओ त्यान हुआ को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक सर्वेंट को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा था। ये देखकर जो शीशन का फादर है उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहने लगता है कि भाई त्यान हुआ आखिर तुम्हारा अगला मूव क्या है, जिस पर त्यान हुआ उसे बताने लगता है कि मैं जानता हूँ कि शेन जुआन को इसी वजह से पावर मिली है क्योंकि उसने अपनी मार्शल वेन्स को फुल्ली अवेकन कर लिया है, इसी वजह से उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अगर हमें शेन फैमिली को पूरी तरीके से डिवोर करना है, उन्हें निस्तनाबूद भी करना है, तो हमें सबसे पहले उनकी जो लाठी है यानी कि शेन जुआन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होगा। जिसके बाद वो एक लंबी और गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करता है और कहने लगता है कि कल जो डिवाइन वेपन एम्परर्स है वो साउथर्न रीजन में मौजूद उस मार्शल किंगडम का विजिट करेंगी और तुम कल वहाँ पे अपनी बेटी शीशियान को लेकर आओगे। जिस पर शीशियान का फादर कहता है कि लेकिन मैंने अभी तक उसे कन्विंस नहीं किया है, जिस पर त्यान हुआ कहता है कि बस जैसा मैंने कहा है चुपचाप वैसा करो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। फिर देखो मैं कैसे उस शेन जुआन की पूरी हिम्मत को तोड़ता हूँ और शेन फैमिली के पास से जो कुछ भी है एट द एंड वो सब कुछ मेरा हो जाएगा। ये कहता साथ ही वो बहुत ही क्रीपी तरीके से उस लड़की के पास जाता है, उसके पीठ में लगे वो सारा खून को वो लिक करता है और कहता है कि बस आगे आगे देखिए क्या होता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें शेन रेजिडेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम शेनजू को देखते हैं जो कि वहाँ बिस्तर पे लेटा हुआ था और उसके फादर उसके पास ही मौजूद थे। यहाँ पे उसके फादर को अपने बेटे की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी कि तभी शेन को होश आता है और वो अपने फादर का नाम पुकारता है। उसका फादर उसके पास जाकर उसके हाथ को थाम लेता है। वो उसी कमजोर हालत में अपने फादर से कहता है कि फादर आखिर आपकी इंजरीज कैसी हैं, जिस पे उसका फादर कहता है कि बेटे मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ, मैंने वो सारी डिमोनिक एनर्जी को अपनी बॉडी से बाहर निकाल दिया है और अब मैं खतरे से बाहर हूँ। तभी यहाँ पर एक लेडी सर्वेंट आती है और वो यहाँ शेनजू के फादर को बताती है कि आपसे कोई मिलने आया है, जिस पर उसका फादर कहता है कि बेटे अपना ख्याल रखना और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिकवर होने की कोशिश करना। इसी के साथ हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे शेन खाने पे बैठता है और तभी वो मिस बायू से कहता है कि मिस सुयू एक बात बताइए आखिर मिस सुमी कहाँ है, जिस पे वो बताती है कि स्पिरिचुअल पावर एक्सॉशन होने की वजह से वो कोलैप्स कर गई। शेनजुआन थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज था और कहता है कि आखिर ये स्पिरिचुअल पावर एक्सॉशन क्या है कि तभी उसे कुछ रियलाइज होता है। यहाँ पे मिस बायू से कहती है कि मुझे एक बात बताओ आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कैसे उस यी हुआन को हराया होगा। हाँ, अब शेनजू को तब रियलाइज होता है और वो कहता है कि मैं समझ गया, उसने तब मेरी मदद की थी, इसी वजह से जब मैं फाइट कर रहा था मुझे अपने अंदर उसकी जो फेमिलियर और पावर है वो फील हो रही थी। अब मुझे समझ आया कि आखिर क्या हुआ था, अगर मेरे साथ तब मिस सुमी ना होती तो शायद मैं कभी भी जीत नहीं पाता। कि तभी वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि बताइए आखिर मिस सुमी इस वक्त कैसी हैं। यहाँ पर उसे अभी भी नहीं पता कि आखिर मिस सुमी के साथ हुआ क्या है। कि तभी मिस बायू बताने लगती है कि तुम्हारी हेल्प करने के लिए उसने अपनी बची कुची जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसने वो सब कुछ तुम्हें पावर प्रोवाइड कराने के लिए लगा दिया। अब यहाँ पर ये सुनकर शेनजू को काफी ज्यादा बुरा लगता है तो वो उससे कहता है कि बताइए आखिर मैं मिस सू की कैसे हेल्प करूँ। मिस बायू पलटती है, उसका चेहरा देखती है और फिर कहने लगती है कि अगर तुम उसकी हेल्प करना ही चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करनी होगी, बस यही एक तरीका है कि तुम उसकी हेल्प कर सकते हो। अब यहाँ पर जो शेनजू है वो हाँ में सिर हिलाता है और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेनजू बारिश में भी ट्रेनिंग करने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो अपने पाँव का यूज करके बड़े बड़े चट्टानों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और ये सब कुछ जो हो पा रहा था तो मिस सू की पावर की वजह से। वहीं दूसरी तरफ अब वो अज़ोर ड्रैगन की पावर का यूज करता है, लेकिन अभी भी वो इसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता, पर फिर भी वो हार नहीं मानता और
लगातार इस चीज को प्रैक्टिस करता जाता है। इसी दौरान वो वापस से ट्राई करता है, लेकिन इस बार वो सारे जो स्टोन्स होते हैं वो एक्सप्लोड कर जाते हैं और दूर से यहाँ पे मिस बायू उसे ट्रेन करता हुआ देख रही थी कि तभी शेंजू यहाँ पर एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर खड़ा हो जाता है और अब वो फोकस करने लगता है और वापस से इस टेक्निक का यूज करते हुए वो कुछ पत्थरों को कंट्रोल कर पा रहा था, जिसके साथ ही अब वो उसमें अपने फायर पावर को भी यूज करके इन्हें एक्सप्लोड करा देता है, जिसका मतलब ये है कि वो ठीक ठाक लेवल तक तो अपने पावर्स को कंट्रोल कर पा रहा था कि तभी यहाँ पर लाइटनिंग गिरती है, जिससे कि शेंजू अपने उस ड्रैगन स्केल वाली शील्ड से खुद को बचाता है। लेकिन थोड़ी सी लाइटनिंग उसके बॉडी में भी एंटर हो जाती है, जिस वजह से वो फील कर पा रहा था कि उसकी बॉडी में लाइट को अब्सॉर्ब करने की भी ताकत तो मौजूद है। अब यहाँ पे उसका दिमाग चलता है, वो मिस बायू से कहता है कि एक बात बताइए, क्या मैं लाइटनिंग को अब्सॉर्ब करके अज़ोर ड्रैगन की जो लाइटनिंग एट्रीब्यूट है उसे अवेकन कर सकता हूँ? मिस बायू एज ऑलवेज कोल्ड जवाब देती है और कहती है कि हाँ तुम कर सकते हो, जब तक कि तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है। अब ये जवाब सुनना ही था कि यहाँ पर शेंजू काम पे लग जाता है। वो यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल अज़ोर ड्रैगन को समन करता है और सीधा उस लाइटनिंग की तरफ वो बढ़ा देता है। यहाँ पर ये अज़ोर ड्रैगन जो था, जो कि इसकी बॉडी से कनेक्टेड था, वो जैसे ही लाइटनिंग को अब्सॉर्ब करता है तो यहाँ पर शेंजू की बॉडी यहाँ पे कोलैप्स करने के साइन दिखाना शुरू कर देती है और बस अगले ही पल शेंजू जमीन पे काफी दूर जा गिरता है। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर यानी कि शेंजू हार मानने वालों में थोड़ी है, वो वापस से खड़ा होता है, वापस से अपने उसे स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करता है। लेकिन अब पहले से ज्यादा इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और वो उसके आसपास चक्कर काटते हुए सीधा शेंजू के पीछे जाके खड़ा हो जाता है। अब शेंजू इस बार अपने ड्रैगन को लीड करते हुए खुद ही सबसे पहले हवा में जंप करता है और उस लाइटनिंग का सामना करता है। अब ये लाइटनिंग जो थी वो सीधा जाके शेंजू के छाती से जा टकराती है, जिससे उसकी बॉडी में करंट दौड़ जाता है और यहाँ पीछे जो स्पिरिचुअल ड्रैगन था वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है। मिस बायू भी पास खड़ा ये सारा नजारा देख रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं करती। लेकिन अपना जो मेन कैरेक्टर है ये बिल्कुल भी हार नहीं मानता, वो वापस से जैसे तैसे करके खड़ा होता है और ये लाइटनिंग अब्सॉर्ब करने की ये जो प्रोसेस है इसे वो कंटिन्यू रखता है। बार बार वो फेल होता है लेकिन हार नहीं मानता। इसी दौरान शेंजू वापस से खड़ा होता है और यहाँ मिस बायू भी इस बार उसे देख रही थी। वो फिर से अपने ड्रैगन को समन करते हुए तेजी से उस लाइटनिंग से टकराता है, लेकिन इस बार जैसे उसकी बॉडी भी जवाब देने लगी थी, वो जमीन पे जा गिरता है और वो दोबारा खड़ा होने की हालत में बिल्कुल नहीं था। उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। वहीं दूसरी तरफ मिस बायू खड़े होकर चुपचाप ये नजारा देख रही थी कि तभी उसे यहाँ पर अपनी बहन की याद आती है और फिर वो उसके पास जाकर उसे कहने लगती है कि देखो तुम्हारी कंडीशन अभी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है, तो बेहतर यही होगा तुम्हें खुद को इतना ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं है, तुम थोड़ा रेस्ट करो और वापस से कोशिश करना, लेकिन अभी खुद पे इतना ज्यादा जोर मत डालो। यहाँ पे शेंजू काफी ज्यादा गुस्से में होता है और फ्रस्ट्रेट भी था और बताने लगता है कि याओ त्यानहुआ ने ऑलरेडी एक मैरिज प्रपोजल रखा है, मुझे मेरे गार्ड से ये खबर मिली है। वहीं दूसरी तरफ शेन हाओ ही ने जिस आर्टिफैक्ट का यूज किया है उसके ओरिजिन के बारे में किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता कि आखिर वो जो डिमोनिक आर्टिफैक्ट था वो कहाँ से आया है, लेकिन मुझे अंदाजा है कि आखिर ये सब कुछ किसका किया धरा होगा। ये कहते साथ ही वो खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि हो ना हो ये सब कुछ याओ फैमिली से कनेक्टेड है, क्योंकि वो बाकी के ग्रेट फैमिलीज को डिवोर करके खुद को इकलौती यहाँ पे ग्रेट फैमिली साबित करना चाहती है। और मैं अच्छे से जानता हूँ कि याओ त्यानहुआ वापस से कोई ना कोई ऐसी गंदी चाल जरूर करेगा कि जिसके चलते वो हमारी शेन फैमिली को हार्म पहुंचा सके, वह बस से हमारी शेन फैमिली पे स्ट्राइक जरूर करेगा। अब यहाँ पे इसकी बातें सुनकर मिस बायू कहने लगती है कि हालांकि तुम्हारी जो कल्टीवेशन है ये पहले से ज्यादा रिकवर हो चुकी है, लेकिन अगर तुम्हारी फैमिली और बाकी ये फैमिलीज अगर किसी वॉर में इन्वॉल्व होती है तो जो आउटकम निकलेगा उसे तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे। जो सुनकर शेंजू थोड़ा उदास सा हो जाता है, पर तभी मिस बायू कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि इसके अलावा कोई और रीजन है जो कि तुम्हें तब से परेशान कर रहा है, जिस वजह से तुम फोकस भी नहीं कर पा रहे हो, है ना। अब यहाँ पे शेंजू बताने लगता है कि हाँ, अचानक से शीशिया ने मुझसे कांटेक्ट करना बंद कर दिया है, वो बिल्कुल मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। जैसे ही ठीक हुआ मैंने उसे एक लेटर भी लिखा था, लेकिन उसका अब तक कोई जवाब नहीं आया। मिस बायू कहने लगती है कि अगर तुम्हें उसकी इतनी ही फिक्र है और तुम्हारी जो फीलिंग्स है उसे लेकर तुम इतनी ही परवाह करते हो, तो क्यों ना तुम जाके थोड़ा रेस्ट कर लो और बिस्तर पे पड़े रहना और सारा दिन बस उसी के बारे में सोचते रहना कि आखिर उसने ऐसा क्यों नहीं किया। तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम चाहो तो कर सकते हो। जिस पर वो कहता है कि मिस बायू आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। जिस पर वो कहती है कि ठीक है, लेकिन सुमई की स्पिरिचुअल एनर्जी को वेस्ट होने मत देना। ये कहते साथ ही वो यहाँ से चली जाती है कि तभी यहाँ पे शेंजू वापस से लाइटनिंग की तरफ देखता है और वो प्रैक्टिस करने लग जाता है, जहाँ पर वो वापस से लाइटनिंग को डिवोर करने की कोशिश करता है। यहाँ पे उसका ड्रैगन भी उसके साथ खड़ा था, लेकिन ये जो लाइटनिंग थी ये काफी ज्यादा खतरनाक थी, जिस वजह से उसकी बॉडी में वापस से तेज करंट दौड़ जाता है, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन होता है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि लगातार पूरी रात तक वो प्रैक्टिस करता रहता है। वो बार बार लाइटनिंग को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करता है, लेकिन बार
हर बार वो इसमें नाकाम हो जाता है। यहाँ पे ये प्रोसेस चलता रहता है कि तभी सुबह हो जाती है और सूरज की पहली किरण के साथ यहाँ पे बारिश भी थम चुकी थी। चारों तरफ मौसम काफी ज्यादा सुहावना हो चुका था, लेकिन यहाँ शेंजू कहने लगता है कि मैं आज भी उस अज़ोर ड्रैगन की लाइटनिंग एट्रीब्यूट को अवेकन नहीं कर पाया। जिसके बाद वो नदी के किनारे जाके बैठ जाता है। कहने लगता है कि फिलहाल मुझे थोड़ा फ्रेश हो लेना चाहिए। यहाँ उसके कपड़े वपड़े पूरी तरीके से गंदे हो चुके थे। वो उस झील का पानी लेकर अपने चेहरे और कपड़ों को साफ करने की कोशिश करता है। यहाँ पे सब कुछ अच्छा चल ही रहा था, वो भी अपने काम में बिजी था कि तभी पानी के अंदर से मिस बायू बाहर आती है, जो कि वहाँ पे नहा रही थी और यहाँ पे उसे पता ही नहीं था कि पीछे उसके शेंजू खड़ा है। तभी जब शेंजू उसे देखता है तो वो अपनी निगाहें पीछे की ओर कर लेता है और कहता है कि मिस बायू माफ करना, मैं यहाँ पे जानबूझ के नहीं आया, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं यहाँ पर इंटेंशनली नहीं आया हूँ और ना मैं ऐसा लड़का हूँ। हाँ भाई, हमने तो नॉवल पढ़ी ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। अभी यहाँ पे मिस बायू कपड़े वपड़े पहन लेती है और कहती है कि आखिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, क्या तुमने आज से पहले कभी भी अपने फियांसे को नहाते हुए नहीं देखा? जिस पे वो बताता है कि बिल्कुल नहीं, और मैं कैसे कर सकता हूँ, हालांकि हम ऑलरेडी इंगेज्ड है, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी ऐसी चीज नहीं की और ना ही उसने, हम दोनों बहुत ही ज्यादा नादान है। अब यहाँ पे इसकी बात सुनकर मिस बायू कहती है कि तुम मॉडल्स तो यार कितने ज्यादा बोरिंग हो। जिसके बाद मिस बायू वहीं पे रुक जाती है और शेंजू भी उन्हें देख के हैरान था और कहने लगता है कि मिस बायू क्या कोई बात है? मिस बायू अपनी आंखें खोलती है और बताती है कि यहाँ पर कोई विजिटर है जो शायद तुमसे मिलने ही यहाँ पे आया है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि तीन यहाँ पे नकाबपोश लोग आ जाते हैं जो कि यहाँ पर शेंजू को ही मारने के लिए आए थे और ये सभी लोग उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये लोग अभी मौजूद थे। और ये तीनों कहने लगते हैं कि अभी अभी तो वो यहीं पे था, आखिर वो इतनी जल्दी यहाँ से गायब कैसे हो गया? अभी यहाँ पे ये लोग चारों ओर उसे देख रहे होते हैं कि तभी शेंजू पेड़ की झाड़ियों के बीच से निकलता है और इनके सामने आकर कहता है कि क्या तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? अब शेंजू को सामने पाकर उनमें से एक बंदा तेजी से उस पर हमला करता है, लेकिन शेंजू उसे एक थप्पड़ में निपटा देता है। ये देखकर बाकी दोनों के अंदर की आग भी शांत नहीं होती है। ये लोग भी आ जाते हैं अपने हाथ आजमाने, जिनमें से दूसरे बंदे को तो शेंजू पकड़ता है और उसके पेट में किक मार के बहुत दूर फेंक देता है। जो आखिरी बंदा था उसे गर्दन से पकड़ के वो जमीन पे पटक देता है, लेकिन वो फिर भी खड़ा होकर उस पे हमला करने आता है। जो देखकर शेंजू पहले तो उससे हाथापाई करता है, लेकिन जैसे ही वो तलवार चलाने वाला था कि तभी शेंजू उसके ही साथी को आगे कर देता है, जैसे जैसे उसका वार उसके साथी को पड़ता है। अब ये देखकर इस बंदे को और गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुमसे तब तक फाइट करूंगा जब तक मैं तुम्हें जान से न मार दूं। यहाँ पे वो अपनी तलवार लेके शेंजू की तरफ बढ़ता है। शेंजू जो कि अपने हाथ को आगे करके अज़ोर ड्रैगन की पावर्स का यूज करते हुए उसकी पूरी की पूरी तलवार को ही जैसे डिसॉल्व कर देता है, जिसके बाद वो उसे इसकी गर्दन से पकड़ते हुए कहता है कि बताओ आखिर तुम्हें मेरे पीछे किसने भेजा, बताओ इन सब के पीछे किसका हाथ है? तभी एक उड़ता हुआ तीर सीधा शेंजू की तरफ आता है और उससे कहा जाता है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, लेकिन शेंजू उस तीर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ ही यहाँ पर और भी मास्टरमैन आ जाते हैं जो कि चारों ओर से शेंजू को घेर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन्हीं के साथ जिसने तीर चलाया था वो भी आ जाता है और ये और कोई नहीं बल्कि होता है याओ तियान हुआ। और वो कहता है जरा देखो, आज से एक हफ्ते पहले तक तुम क्या थे और आज क्या बन चुकी हो? तुम्हारी पावर्स वर्स अवेकन नहीं हुई है, ये अपग्रेड भी हुई है। अच्छा, अब मैं समझा कि आखिर तुम शेन यी हुआन को कैसे हरा पाए। ये कहते ही वो सीधा पकड़ता है अपने ही एक साथी को और उसका गला घोट देता है और उसकी जान ले लेता है। जो देखकर जो शेंजू है वो कहने लगता है कि यंग मास्टर याओ, तुम्हारे इस वर्ड्स के लिए शुक्रिया, लेकिन जो रूमर सुने थे तुम्हारे बारे में कि तुम अपने ही साथियों की जान लेते हो, लगता है वो भी सच है। ये सुनकर याओ तियान हुआ हंसता है और हंसते हुए कहने लगता है कि ये तो बस मामूली से नौकर है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखते, यहाँ तक कि शीशियान भी नहीं। अभी यहाँ पर शीशियान का नाम सुनते ही शेंजू यानी कि शेंजू वो थोड़ा पैनिक कर जाता है। तभी तियान हुआ उसे बताने लगता है कि वैसे भी हमारी शादी जल्द ही होने वाली है और जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। तुम्हें तो इस बात की खबर मिल गई होगी ना? जो सुनकर शेंजू कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, जिस पे वो हंसता है और कहने लगता है कि अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि अभी तक खबर नहीं मिली? उसके तो फादर ने ऑलरेडी मुझे उसे देने का वादा कर दिया है, अब तो वो मेरी हो चुकी। जिस पे शेंजू कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि वो कभी भी इसके लिए अग्री नहीं हो सकती, जिस पे वो कहता है कि उसकी राय मैटर भी नहीं करती, वो चाहे माने या ना माने, मुझे जो चीज चाहिए मैं तो हासिल करके रहूंगा और अगर वो बिल्कुल वैसी ही हुई जैसे कि मैं चाहता हूँ तो मुझे पता है कि उसके साथ खेलते हुए मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होऊंगा। अब ये सुनकर शेंजू की सटक जाती है और वो अपनी तलवार को सीधा उसके सामने ले जाके खड़ा हो जाता है, जिस वजह से सारे गार्ड्स एक्टिव हो जाते हैं। कि तभी वो कहता है कि अगर तूने इसके सर के एक बाल को भी छुआ ना तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुझे इस दुनिया से मिटा के रख दूंगा। अब यहाँ पे याओ तियान हुआ हंसता है और कहता है कि इतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास एक सोल्यूशन लेके आया हूँ, क्यों ना हम लोग एक डुएल करें, जो भी जीतेगा वो शेंजू को रख लेगा, अगर तुम हारते हो तो वो मेरी, और अगर तुम मुझे हरा देते हो तो मैं
मैं तुम्हें उसे दे दूंगा। अभी ये सुनकर शेंजू अपनी तलवार को दूर फेंकता है और कहता है कि एक बात कान खोल के सुन ले, वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है कि तुम डिसाइड करोगे कि आखिर उसे किसे देना है और किसे नहीं। लेकिन हाँ, अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो तुम आज के बाद कभी भी उसे परेशान नहीं करोगे। जिस पर याओ तियानहुआ हंसता है और कहने लगता है कि आज से 3 दिन बाद हमारा मैच होगा, जहाँ पर तुम्हारे क्लैन मेंबर्स भी मौजूद होंगे और उनके सामने मैं तुम्हें अपने घुटनों के बल ले आऊंगा। तुम मेरे सामने रहम की भीख मांगोगे। ये कहते साथ ही वो चला जाता है और शेंजू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम शीशियान को देखते हैं। यहाँ पर वो अपनी बेटी को लेकर उसी जगह पर पहुंच गया था जहाँ पर वो उस वेपन एम्प्रेस से मिलने वाला था। अभी यहाँ पे उसकी बेटी कहती है कि आप अच्छे से जानते हो कि याओ तियानहुआ इस मैच को बस शेंजू को जान से मारने के लिए यूज कर रहा है, क्या आपको नजर नहीं आ रहा? जिस पे इसका फादर कहता है कि मैं जानता हूँ कि शेन फैमिली एट द एंड पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी और तब हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचेगा। जिस पे इसकी बेटी कहती है कि क्या आपको वाकई में लगता है कि याओ फैमिली हमारी फैमिली के साथ कभी अलायंस बनाएगी? ये कहते साथ ही वो गुस्से के साथ यहाँ से जाने लगती है कि तभी उसके फादर के ऑर्डर पर ये सारे जो सोल्जर्स थे वो उसका रास्ता रोकते हैं, लेकिन तभी वो यहाँ पर अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए इनसे फाइट करती है। तभी यहाँ पर एक लेडी आ जाती है जो कि इसके स्वॉर्ड को रोक लेती है और कहती है कि तुमने इतनी कम उम्र में आर्ट ऑफ वेपन कंट्रोलिंग को इतने अच्छे से मास्टर कर लिया है, क्या बात है, तुम वाकई में मेरी चोजन डिसाइपल होने के लायक हो। अब यहाँ पर उसका फादर जैसे इस लेडी को देखता है तो वो उसे डिवाइन वेपन एम्प्रेस कहते हुए ग्रीट करता है। अब अपने फादर को ग्रीट करता हुआ देखकर शुशुआन भी बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उससे ग्रीट करती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।